हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 100 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। हमारा ऑप्शन है चावल, गेहूं, चाय और मकई। तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है, यानी खाने वाला फसल नहीं है। तो चाय चाय जो है वो हमारा खाद्य फसल नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन किया जाता है। तो बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं किस जलवायु की फसल है। गेहूं जो है किस जलवायु की फसल है। हमारा ऑप्शन है शहीद जलवायु, शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु या शीतोष्ण जलवायु। तो गेहूं जो है वो किस जलवायु की फसल है। तो शीतोष्ण जलवायु की। गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है, यानी शीत काल के समय में गेहूं को उगाया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश जो था, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च और 22 मार्च। तो विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 22 मार्च को। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर है। तो हमारा ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में कब आया था। हमारा ऑप्शन है 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1650 ईस्वी और 1750 ईस्वी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत कब आया था। 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि खरीफ का मतलब होता है जो बरसात के प्रारंभ में बोई जाती है या जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इसी को खरीफ फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल जो है वो बरसात के मौसम में बोया जाने वाला फसल है। तो निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा हमारा खरीफ फसल नहीं है जो बारिश के समय में नहीं बोया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है कपास, मूंगफली, मक्का। तो इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो सरसों जो है वो हमारा खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है। गेहूं उत्पादन से, चावल उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है। दुग्ध उत्पादन से। तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है। तो डॉक्टर बी कुरियन को। डॉक्टर बी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। डॉक्टर बी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं का अधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। तो
किस राज्य में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और असम। तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो गेहूं का सबसे उत्पादक वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड जो है वो कौन सा है? हमारा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय का पठार, गंगा का मैदान, हिमालय या तटीय भाग। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय का पठार। तो प्रायद्वीपीय का पठार जो है वो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा वो कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नेपाल, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है वो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती के बीच में है? तो कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती के बीच में है? हमारा ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ या विंध्य पर्वत। तो कौन सी पहाड़ी जो है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार की पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है गुजरात, बिहार, कर्नाटक या राजस्थान। तो गिरनार की पहाड़ी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर चोटी जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो गुरु शिखर चोटी जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कलानौर में जब अकबर की राज्याभिषेक हुई थी तो उस समय अकबर की आयु कितनी थी? तो उस समय अकबर केवल 13 साल का था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 13 वर्ष की उम्र में अकबर को कलानौर में राज्याभिषेक किया गया था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी की लड़ाई किन दो के बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वो किन के बीच हुआ था? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1576 में। तो हमारा क्वेश्चन है हल्दी घाटी की लड़ाई किन दो के बीच हुआ था? हमारा ऑप्शन है अकबर और राणा सांगा, अकबर और राणा प्रताप सिंह, अकबर और मेदिनी राय, हुमायूं और शेरशाह। तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वो किसके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर यानी तीर्थ यात्रियों पर जो लगने वाला कर था उसे किसने समाप्त किया? हमारा ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और कुतुबुद्दीन। तो तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया? अकबर ने। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक कैद में रखा था?
अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के राजा को 6 महीने तक कैद में रखा? हमारा ऑप्शन है देवगिरी, विजयनगर, चोल और कंधार। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक कैद में रखा? देवगिरी के शासक को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक को 6 महीने तक कैद में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, मुगल वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके शासनकाल में घोड़े दागने की प्रथा थी? निम्न में से किसके शासनकाल में घोड़े दागने की प्रथा थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में घोड़े को दागने की प्रथा और सिपाही पर निशान लगाने की प्रक्रिया थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में घोड़े दागने की प्रथा थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया? दीन ए इलाही धर्म जो कि भाईचारे से संबंधित था, तो दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो किस स्मारक में भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा में। हुमायूं के मकबरा में आपको भारतीय और फारसी दोनों के वास्तुकला का उल्लेख किया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसे द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी गई थी? निम्न में से किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो हमारा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी जो है वो किस वंश का था? हमारा ऑप्शन है यावनी वंश, संसवाहिनी वंश, गुलाम वंश या लोदी वंश। तो मोहम्मद गोरी जो है वो संसवाहिनी वंश का था, जबकि मोहम्मद गजनवी यावनी वंश का था। तो मोहम्मद गोरी जो है वो किस वंश का था? संसवाहिनी वंश का। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पेशावर का युद्ध कब हुआ था? पेशावर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। पेशावर का युद्ध कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1001 ईस्वी में पेशावर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री। तो योजना आयोग का अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी अभी योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में संसद बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा में संसद बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष। तो राज्यसभा में संसद बनने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सांसद बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा में सांसद बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? हमारा ऑप्शन है 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो लोकसभा में सांसद बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लोकसभा में सांसद बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है वो कौन बदल सकता है? तो हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति, कानून द्वारा संसद या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कानून द्वारा संसद। यानी संसद से कानून पास करा करके सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदला जा सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से कौन हटा सकता है? हमारा ऑप्शन है राज्य की विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से राष्ट्रपति हटा सकता है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? हमारा ऑप्शन है 1652, 1758, 1773 और 1841। तो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1773, सी। 1773 में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव प्रणाली का जिक्र किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 124 से 128, 324 से 329, 256 से 259 या 274 से 279। तो भारत में चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 324 से 329 में जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव प्रणाली के प्रावधान का जिक्र किया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव प्रणाली का प्रावधान है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है? राज्य के राज्यपाल। तो राज्य के राज्यपाल जो है वो राज्य के संवैधानिक कार्यों का प्रमुख होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 395। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य के क्षेत्र के स्थान आवंटित संबंधित है? तो भारत की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य के क्षेत्र के स्थान आवंटित किए गए हैं? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान को आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो किसे जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है तांबा और टीन, सीसा और जस्ता, लोहा और कोयला, सोना और चांदी। तो किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो मृग तृष्णा बनने का क्या कारण? हमारा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक विसर्जन, विसर्जन, परावर्तन और अपरावर्तन। यहाँ पे अपरावर्तन होगा। तो हाँ, तो हमारा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक विसर्जन, विसर्जन, परावर्तन या अपरावर्तन। तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक विसर्जन। पूर्ण आंतरिक विसर्जन के तहत मृग तृष्णा बनता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उष्मांक सबसे ज्यादा होती है? तो हमारा ऑप्शन है ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन और मीथेन। तो कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो ब्यूटेन का। ब्यूटेन गैस का उष्मांक जो है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? हमारा ऑप्शन है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। तो प्रकाश का रंग जो है वो तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है।
हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रकाश का रंग जो है वो तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रंग प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है? तो कौन सा रंग जो है वो प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है? हमारा ऑप्शन है काला, हरा, सफ़ेद और भूरा। तो कौन सा रंग प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण करती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। काला रंग जो है वो प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कार्बन क्या है? कार्बन जो है, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या है? क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक जो है वो 334 केल्विन होता है। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? 334 केल्विन। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन की क्या है? तो हमारा ऑप्शन है अपरूप, समस्थानिक, बहुलक और इनमें से कोई नहीं। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के क्या है? अपरूप हैं। तो कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अपरूप हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? हमारा ऑप्शन है अमोनिया, ओजोन, वायु और पारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो अमोनिया जो है क्या है? एक यौगिक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है वायु, किरासन तेल, कांच और मिट्टी। तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो किरासन तेल में। इसीलिए सोडियम को किरासन तेल में डुबोकर रखाया जाता है। तो सोडियम को किरासन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि किरासन तेल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो नहीं होती है। तो हमारा क्वेश्चन था किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो किरासन तेल में। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसीलिए सोडियम को किरासन तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट है, बारूद क्या होता है? तो बारूद जो है वो क्या होता है? एक मिश्रण होता है। बारूद जो है वो एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें आयोनिक बॉन्ड नहीं है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें आयनिक बंधन नहीं है? CH4 में यानी मीथेन में आयनिक बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट है, कोयला क्या है? कोयला जो है, कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है। कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जो जंग लग जाता है वो किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर जंग लगता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? यानी रेड ब्लड सेल। यहाँ पे आरबीसी होगा। तो सबसे बड़ी रेड ब्लड सेल जो है वो किसकी होती है? मेढक की। तो मेढक की आरबीसी जो है वो सबसे बड़ी होती है। तो मेढक की रेड ब्लड सेल जो है वो सबसे बड़ी होती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी रेड ब्लड सेल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रेड ब्लड सेल की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया जो है वो रेड ब्लड सेल की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम अमाशय में स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा एंजाइम जो है वो अमाशय में स्रावित नहीं होता है? तो अग्नाशयी लाइपेज। अग्नाशयी लाइपेज जो है वो अमाशय में स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हमारे मुंह के अंदर जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसके अंदर टालिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं।
तो टैलिन और लाइसोजाइम जो है वो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट है जठर रस का स्रावन होता है। तो जठर रस का स्रावन जो है वो हमारे बॉडी के किस अंग से होता है? तो हमारा ऑप्शन है मुख, मुख गुहा, ग्रसनी और अमाशय। तो अमाशय से जठर रस का स्रावन होता है। नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है केसिन, ओसिन, लेक्टोज और ग्लोबिन। तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसिन। केसिन जो है वो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की युक्ति है। यानी कौन सा यंत्र जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो क्या है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जैसे कि मोटर में अगर हम करंट देते हैं तो क्या करता है? वो हमें मैकेनिकल एनर्जी देता है, यानी उसमें से पानी निकलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की युक्ति है विद्युत मोटर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण पर वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण पर। समतल दर्पण पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है। नेक्स्ट है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे बनता है। नेक्स्ट है स्टीम इंजन किस से चलता है? स्टीम इंजन जो है वो किस चीज़ से चलता है? जल से, उष्मा से, ध्वनि से या तेल से? तो स्टीम इंजन जो है वो उष्मा से चलता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टीम इंजन उष्मा से चलता है। नेक्स्ट है निम्न अंगों में से पीठ का संचय किसमें होता है? यानी पित्त का संचय, यहाँ पे पित्त होगा। निम्न अंगों में से पित्त का संचय जो है वो किसमें होता है? तो पित्त का संचय जो है वो किसमें होता है? हमारा ऑप्शन है प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय। तो निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्ताशय में। पित्त का संचय किसमें होता है? पित्ताशय में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 सी कूलम, यानी 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पुष्प, यानी संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है वो संसार का सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो भारत के कौन सा शहर ऐसा है जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है? तो कलकत्ता। कलकत्ता जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला जो है वो ज्योति की तीव्रता का ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक है डेसिबल। डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों में किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? यानी मोटर वाहन में जो है वो किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है? हमारा ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो वाहनों में जो है वो किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी में जो है वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सोनार में किस कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
तो सोनार में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? तो सोनार में जो है वो पराध्वनि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, भार का ऐसा मात्रक क्या है? भार यानी किसी भी वस्तु पर लगने वाला भार क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो भार का ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तु को पास दिखने वाला यंत्र है दूरदर्शी। तो दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो गैलीली ने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गैलीलियो गैलीली ने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था? 1969 में। तो 1969 में पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? हमारा ऑप्शन है दी हेग, वाशिंगटन, पेरिस या लंदन। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। तो वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई? तो बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1974 में। 1974 में बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में सबसे अच्छे किस्म का चूना पत्थर जो है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है रोहतास, गया, भागलपुर और मुंगेर। तो बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर जो है रोहतास में पाया जाता है। तो बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो भारत जो है वो विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? हमारा ऑप्शन है कॉफी, कपास, अभड़क और लोहा। तो भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो अभड़क का। भारत जो है अभड़क निर्यातक में सबसे आगे है। तो भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? अभड़क का। नेक्स्ट है, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? कंगारू जो है वो कहाँ का मुख्य पशु है? हमारा ऑप्शन है केन्या, मैक्सिको, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू जो है वो कहाँ का मुख्य पशु है? ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु क्या है? कंगारू। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र केंद्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार। तो राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र केंद्र जो है वो भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चरमा चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? तो 28 दिन। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? 28 दिन। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में है। तो सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? यानी संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, शतरंज से या टेनिस से? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? पेरिस में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है।
नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा जो है उसकी लंबाई कितनी है? तो भारत के तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हिंदी का क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में कुल 10 नंबर का आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पे हमारा वाक्य दिया गया है, इसमें एक शब्द चुन के लिखना है जिससे कि यह एक शुद्ध वाक्य बन जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? जैसे कि हम फर्स्ट के बारे में जान लेते हैं, बूढ़ा आदमी अपने जवानी से दुखी है, या बूढ़ा आदमी अपने बचपन से दुखी है, बूढ़ा आदमी अपने प्रशंसा से दुखी है, या बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, मतलब बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित खंड की शुद्ध करें। यानी यह जो रेखांकित वाक्य है इसमें कहीं ना कहीं गलती लिखा हुआ है जो कि हमें सही करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा वाक्य, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, शीला जो है वो क्या है, एक स्त्रीलिंग है, जबकि यहाँ पे जो इसके साथ क्या यूज किया गया है, पुल्लिंग शब्द यूज किया गया है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो बच्चों के साथ खेल रही है। तो शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है ऑप्शन में कि वह बच्चों के साथ खेल रही है कौन से ऑप्शन में है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के साथ खेल रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वह बच्चों के साथ खेल रही है, यानी बच्चों के साथ खेल रही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, वह बच्चों के साथ जो क्या कर रही है, खेल रही है। दूसरे ऑप्शन के बारे में हम देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है खेल रहे हैं, यहाँ पे ये बच्चों से खेल रहे हैं या बच्चों से खेल रही है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पे कौन सा शब्द आ जाएगा कि जिससे यह एक पूर्ण वाक्य बन जाएगा? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, पाठशाला का मेल को क्या कहा जाता है? यानी पाठशाला के मेल, पाठ जोड़ शाला के मेल को कहा जाता है संधि, समास, द्वित्व या संयोग। तो पाठ जोड़ शाला का मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो हमारा ऑप्शन है, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, अयोग्य होना, या बटेर का पक्षी होना, या बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिलना। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन है नीर, विष, रस और पीयूष। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पीयूष। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरें। मीनाक्षी को अपने किए की मिलेगी। यानी मीनाक्षी को अपने किए की कुल्हाड़ी मिलेगी, या सोना मिलेगी, पुरस्कार मिलेगी, या सजा मिलेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मीनाक्षी ने कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी। नेक्स्ट है, विकास डैश कमाने वाला सदस्य है। विकास जो है, विकास कहाँ कमाने वाला सदस्य है? या विकास घर कमाने वाला सदस्य है, विकास विदेश कमाने वाला सदस्य है, या विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। नेक्स्ट है, कोयल डैश रही है। तो कोयल महक रही है, या कोयल चिल्ला रही है, या कोयल बहक रही है, या कोयल कूक रही है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप वीडियो के ऊपर दिए गए आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोयल डैश रही है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा क्या हो गई। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा भक्त हो गई, या कक्षा जंगली हो गई, या कक्षा शांत हो गई, या कक्षा पागल हो गई। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा शांत हो गई, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, घायल होना, या अक्ल पर पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट होना, या इनमें से कोई नहीं। तो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हिंदी का टॉप 50 सीरीज नहीं देखा है तो वीडियो के ऊपर दिए गए आइकन से आप वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।